Hello everyone, welcome to my YouTube channel My Study Buddy and today we are gonna learn जो हमारा चैप्टर है that is Life Processes in Living Organisms Part 1 for Class 10th SSC Board। तो हमने इसका लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी देख लिया है ना, जिसमें हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है। सबसे पहले जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हमने डिस्कस किया दैट वाज ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, है ना। तो हम एक टाइम फटाफट रिव्यू कर लेंगे क्या सीखा हमने लास्ट लेक्चर में एंड उसके बाद विल स्टार्ट दिस लेक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन की, तो हमने ये देखा था कि ग्लाइको का मतलब क्या होता है शुगर एंड लाइसिस का मतलब क्या होता है ब्रेक डाउन। जब भी हम हमारे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं उसके वजह से हमें मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और ये जो प्रोसेस होता है जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल गिव मी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन, जो कि होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। दूसरी बात हमने ये बोली कि हम ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे करके भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि इम्डन, मियरहूफ एंड पारनास, ये जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने ये साइकिल जो है उसको डिस्कवर किया था। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस के बारे में, तो हमने ये भी पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक यूनिवर्सल पाथवे है जो हमारे दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होगा, दैट इज़ एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में उनके केस में भी ग्लाइकोलिसिस होगा, एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं दैट इज़ योर एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, उनके केस में भी जो ग्लाइकोलिसिस है वो पाथवे होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करते हैं एंड उसके बाद ETS रिएक्शन, लेकिन ये एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है क्योंकि एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही एक ऐसा पाथवे है जिसमें से एनर्जी मिलेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव कंपेरेटिवली मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन जो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे हैव अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले हमें मिलता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, है ना। वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड वाटर along with it. So we have 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2 and along with that the water molecule. Now in case of aerobic organisms, ये जो 2 molecules of NADH2 है ये आगे जाके ETS रिएक्शन होगा जिसमें ये जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एज वी नो कि 1 मॉलिक्यूल एक NADH2 जो है वो 3 ATP देता है, ठीक है। 1 NADH2 गिव्स 3 ATP। सो यहाँ पे 2 NADH2 है तो हमें 6 ATP मिलेगा अलॉन्ग विद दिस 2 ATP। सो टोटल वी विल ऑब्टेन 8 ATP फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इन केस ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ETS रिएक्शन नहीं हो। सो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स के केस में यहाँ पे ये जो 2 NADH2 है वो यूज़ नहीं होगा सिंस एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ETS का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। ETS क्या है, ETS या ETC, ये हम हमारे इसी लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं। बस अभी हम रिकैप कर रहे हैं कि क्या होता है ग्लाइकोलिसिस एंड क्या होता है क्रेब्स साइकिल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल के बारे में, तो जो सर हैंस क्रेब थे इन्होंने क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था और उनके नाम पे हमने इस साइकिल का नाम रखा है। दूसरा हमने ये बोला था कि क्रेब्स साइकिल को हम 2 और नाम से जानते हैं विच इज़ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना था हमारे क्रेब्स साइकिल में दैट वाज सिट्रिक एसिड, इसलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बुलाते हैं। एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 COOH ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स बनते हैं, जिसके वजह से हम इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो जो क्रेब्स साइकिल होता है, जैसे जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, वैसे जो क्रेब्स साइकिल होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
दूसरा हमने ये भी बोला कि हमारा जो क्रेब्स साइकिल है उसका प्रोसेस कैसे है कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके वजह से ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेंगे। एंड ये जो क्रेब्स साइकिल होता है ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होता है ना। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें ही ये जो प्रोसेस है वो होता है। एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में क्रेब्स साइकिल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, CO2, H2O, नाडू और फाड़ू। तो हमें क्या मिलता है, क्रेब्स साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, NaDH2 एंड FADH2। ये FADH2 आगे जाके 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये NaDH2 जो है वो आगे जाके 3 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये है हमारा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और आज हम जो है वो हमारा तीसरा स्टेप पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ETS रिएक्शन। तो चलो बात करते हैं हमारे ETS रिएक्शन के बारे में, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन रिएक्शन भी बुलाते हैं। अब हमारा जो ETS है, हम इतने टाइम से बोल रहे हैं कि हमारा NaDH2 FADH2 जो है वो ETS रिएक्शन में जाएगा। अब ETS रिएक्शन क्या होता है, अगर आपको याद है तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि जो हमारा ATP होता है ना वो कैश की तरह होता है एंड हमारे जो NaDH2 एंड FADH2 के मॉलिक्यूल्स जो है वो चेक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमें हमारे NaDH2 एंड FADH2 जो कि हमारे चेक है, अगर हमें उन्हें यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें बैंक में जाके क्या करना पड़ेगा, इनको कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं वो ATP से ही ले सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो वो हमेशा ATP ही उनको प्रोवाइड करेगा। इसलिए ATP को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि वो सेल का एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, राइट। अभी अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं डायरेक्ट एनर्जी NaDH2 एंड FADH2 से नहीं ले सकती। डायरेक्ट NaDH2 एंड FADH2 के मॉलिक्यूल्स मुझे एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो पहले मुझे ये NaDH2 एंड FADH2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको ATP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक बार मैंने इनको ATP में कन्वर्ट कर दिया फिर ही मैं इससे एनर्जी जो है उसको डिराइव कर सकती हूँ। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि ATP से एनर्जी कैसे बनती है, क्यों ATP का मॉलिक्यूल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर मुझे NaDH2 एंड FADH2 को कन्वर्ट करना है जो कि मेरे चेक है, तो मुझे किधर जाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा। और वो बैंक से मैं जो हमारे NaDH2 एंड FADH2 के चेक्स है उसको पे मैं किस में कन्वर्ट कर दूँगी, कैश में कन्वर्ट कर दूँगी, जिसके वजह से हमारे पास NaDH2 के 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एंड FADH2 के 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। और सेम क्रेब्स साइकिल की तरह हमारा जो ETS चेन रिएक्शन है वो भी किधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये जगह जिधर होती है ना वो याद रखना, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स या फिर छोटे जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं ना पेपर में उसमें आ सकता है। तो ग्लाइकोलिसिस किधर होता है, साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल किधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड हमारा ETC रिएक्शन भी किधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ETS चेन रिएक्शन है उसको हमने क्या बोला है कि भाई वो बैंक है। हमारा NaDH2 का मॉलिक्यूल किधर जाएगा, बैंक में जाएगा, जो हमारा चेक है, और क्या बन जाएगा उससे 3 ATP बन जाएगा। एंड FADH2 का मॉलिक्यूल भी हमारा बैंक में जाएगा और उससे क्या बन जाएगा, 2 ATP बन जाएगा। बस इतना ही है ETS रिएक्शन, सिंपल है कि NaDH2 बैंक में गया, 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बने, FADH2 बैंक में गया और हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बने। अब ये जो इससे मुझे 3 ATP मिला है और 2 ATP मिला है, मैं इससे क्या ले सकती हूँ, एनर्जी ले सकती हूँ, ठीक है। दैट्स इट, इतना सिंपल है ETS चेन रिएक्शन। तो चलो हम एक बार रीड कर लेते हैं क्या बोला है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 एंड FADH2 जो फॉर्म हुए हैं ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे, क्रेब्स साइकिल के टाइम पे,
वो अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन में, ठीक है। ड्यू टू दिस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच NADH2। यहाँ पे लिखा है कि एक NADH2 से हमें कितना मिलेगा, 3 ATP मिलेगा, एंड एक FADH2 से कितना मिलेगा, 2 ATP जो है वो ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि 3 molecules of ATP are obtained from each NADH2 and 2 molecules of ATP are obtained from each FADH2, राइट। तो ये तो होगा, तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि एक NADH2 से मुझे कितना मिलेगा, ETS के रिएक्शन में 3 ATP मिलेगा, एंड यहाँ पे एक FADH2 के मॉलिक्यूल से जो भी है मुझे कितना मिलेगा, 2 ATP मिलेगा, एंड उसके साथ हमें क्या मिलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो भी ऑब्टेन होगा, एंड ATP तो ऑब्टेन हो ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ETS रिएक्शन किधर होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। Thus a molecule of glucose is completely oxidized in the aerobic respiration and the molecules of CO2 and water are obtained along with the energy। तो हमें यहाँ पे ATP जो हमारी क्या है, एनर्जी है, ये क्या है, हमारा एनर्जी है ना। तो एनर्जी तो मिल ही रहा है, लेकिन एनर्जी के साथ हमें और क्या क्या मिल रहा है, एक मिनट, एनर्जी के साथ हमें क्या मिल रहा है, CO2 के मॉलिक्यूल्स भी मिल रहे हैं एंड वाटर भी मिल रहा है। तो ये क्या है, हमारा ETS रिएक्शन है, बस इतना सा ही है। अब यहाँ पे NAD एंड FAD का फुल फॉर्म है। NAD क्या है, निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड FAD क्या है, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फुल फॉर्म्स भी पूछ सकते हैं। NAD क्या है, निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड FAD इज़ व्हाट, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो हमारे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। याद रखना कि क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एंड ETS जो है वो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में होता है, एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ये रिएक्शंस नहीं होते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पायरुविक एसिड जो बने, वो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गए, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो गए। और ये जो मेरा एसिटाइल कोएंजाइम A है वो हमारा TCA साइकिल विच इज़ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल में अंदर जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, NADH2 मिलेगा, हमें FADH2 मिलेगा, एंड हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सो वी हैव 3 molecules ऑफ NADH2 which is obtained from your Krebs cycle and 1 molecule of FADH2, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि यहाँ पे फैटी एसिड्स भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे फ्लो चार्ट, कि हमारे फैटी एसिड्स भी एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होके Krebs साइकिल में एंटर करेंगे। उसके बाद ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली फ्लूइड। ये जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा ना, जो बेबी पिंक कलर का फ्लूइड दिख रहा है ना, दैट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद ये जो है, दिस इज़ योर इनर मेम्ब्रेन, एंड ये जो है दिस इज़ योर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज़ योर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये हमारा ETS चेन रिएक्शन है, जो हमने टेक्स्ट बुक से भी रीड कर लिया, जो बहुत ज़्यादा ईजी पीजी है, राइट, क्लियर। अभी मैंने जो आपको बोला था कि हमें एनर्जी किससे मिलेगी, ATP से मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टली हम NADH2 एंड FADH2 का मॉलिक्यूल हम यूज़ नहीं कर सकते एनर्जी डिराइव करने के लिए। तो अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मुझे पहले NADH2 एंड FADH2 दोनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ATP के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक बार मैंने इसको ATP में कन्वर्ट कर दिया तभी ही मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए ही हमारे ETS रिएक्शन होता है। बेसिकली ETS रिएक्शन इसलिए ही है सो दैट हम जितने भी NADH2 एंड FADH2 के मॉलिक्यूल्स जमा हुए हैं ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में, हम उनको ATP में कन्वर्ट कर लें और उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर सकें। अब ऐसा क्या है ATP में जिसके वजह से हम ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। सबसे पहले ATP का फुल फॉर्म देखते हैं,
जो ATP है इट स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडेनोसिन का मतलब देखेंगे, ट्राइफॉस्फेट में देखो, ट्राई मतलब क्या? 3, एंड फॉस्फेट मतलब क्या? फॉस्फेट के ग्रुप PO4 3-। मतलब ATP के मॉलिक्यूल में मेरे पास क्या है? 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है कि फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप, सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप। तो इतना याद रखना, सबसे पहले ATP के मॉलिक्यूल में क्या है? फॉस्फेट ग्रुप्स है। कितने फॉस्फेट ग्रुप्स है? 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है। ठीक है। अब एडेनोसिन का मतलब क्या होता है? हमें एडेनिन पता है, एडेनिन पता है हमें, लेकिन ये एडेनोसिन क्या है? अगर मेरा जो एडेनिन मॉलिक्यूल है, जो नाइट्रोजनस बेस है, ये एडेनिन के साथ मैंने कोई भी अगर शुगर अटैच कर लिया, अगर RNA है तो राइबोस शुगर, अगर DNA है तो डीऑक्सी राइबोस शुगर, अगर मैंने मेरे एडेनाइन के मॉलिक्यूल के साथ शुगर ऐड कर लिया तो वो बन जाता है एडेनोसिन। तो यहाँ पे देखो, ये एडेनाइन है जो मेरा नाइट्रोजनस बेस है, एंड उसके साथ मैंने राइबोस शुगर ऐड कर लिया है, तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये बन गया है एडेनोसिन, और उसके साथ 3 फॉस्फेट, और ये है हमारा पूरा ATP का डायग्राम। समझा? तो ATP में क्या है? एडेनिन है जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है, उसके साथ हमारे पास राइबोस शुगर है एंड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स है, इनके पास ही एनर्जी प्रेजेंट है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है कि हमारे पास ये 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक बॉन्ड 2 फॉस्फेट के बीच में, और ये एक बॉन्ड 2 फॉस्फेट के बीच में, और ये वाला जो बॉन्ड होता है ना 2 फॉस्फेट के बीच में, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भरा हुआ होता है। तो अगर मैंने ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया तो मुझे बहुत सारा एनर्जी मिलेगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक किया, एनर्जी मिल गया। अब ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, मतलब पहले 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अभी मैंने ये ब्रेक कर दिया तो अब क्या हो जाएगा? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। वापस से मुझे अगर एनर्जी चाहिए, मैं इसको ब्रेक करूँगी तो क्या बन जाएगा? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो यू हैव एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, you have adenosine diphosphate and you have adenosine monophosphate। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैसा डायग्राम है? ये डायग्राम है जहाँ पे हमारे पास है एडेनिन जो हमारा क्या है? नाइट्रोजनस बेस है ना, और उसके साथ क्या है हमारे पास? ये हमारा शुगर मॉलिक्यूल है विच इज़ योर राइबोस। राइबोस क्यों बोला? क्योंकि 1 2 3 4 5 है, इसलिए राइबोस। अगर 6 होता तो ग्लूकोज होता। ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, मिली, एनर्जी रिलीज हुई। अब ये क्या हो गया? ATP से क्या होगा? ADP हो गया। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से अब ये हो गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है ATP के बारे में वो हम रीड कर लेंगे। क्या बोला है कि ATP जो है इट इज़ एन एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एंड हमें इससे एनर्जी मिलती है जो किस में स्टोर्ड है? बॉन्ड्स में स्टोर्ड है, इन विच द फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच टू ईच अदर। तो ये जो फॉस्फेट के ग्रुप्स है इनके बीच में इनके जो बॉन्ड्स है, ये यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स है, इनके बॉन्ड्स में क्या है? एनर्जी अटैच्ड है इनके बॉन्ड्स के बीच में, जिसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। These molecules are stored in the cells as per the need। केमिकली ATP जो है इट इज़ अ ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। तो एडेनोसिन एंड ये क्या है? हमारा शुगर है, जिसमें हमारे पास आता है हमारा नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, उसके साथ हमारा शुगर राइबोस एंड 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। एज पर द नीड द एनर्जी इज डिराइव बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड्स ऑफ ATP, hence ATP is known as your energy currency of the cell। तो ज़रूरत के हिसाब से हमें अगर एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स के बीच में एनर्जी है हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, एंड हम उससे एनर्जी जो है वो ले सकते हैं। इसलिए हम ATP को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि इसके बॉन्ड्स में जो है ना वो एनर्जी स्टोर्ड होती है। क्लियर है? ओके, वेरी गुड।
अभी हम जाएंगे दूसरे लाइक आगे हमारे टॉपिक पे कि हमने बोला कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोलिसिस में जाता है, उससे पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है जिससे क्रेब्स साइकिल होता है, उसके बाद ईटीएस रिएक्शन होता है। लेकिन अगर मैंने बोला कि अगर मेरे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, अब देखो ग्लूकोज किससे मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एक होता है प्रोटीन्स एंड एक होता है फैट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स जो है ना, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो सबसे पहले मुझे कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इनका, तभी ही मुझे इनसे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। डायरेक्ट मेरी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ नहीं कर सकती, वो कार्बोहाइड्रेट्स को पहले ग्लूकोज में तोड़ेगी। सिमिलरली प्रोटीन्स को पहले अमीनो एसिड्स में तोड़ेगी एंड फैट्स को फैटी एसिड्स में तोड़ेगी, तभी ही हमें एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो हमने यही बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जिससे हमें एनर्जी मिल सकता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज ना प्रेजेंट हो, लेट्स टेक मैं स्टारवेशन पे हूँ, लाइक मैं फास्टिंग पे हूँ, स्टारवेशन इज़ फास्टिंग। अगर मैं फास्टिंग पे जा रही हूँ तो मेरे बॉडी को कार्ब्स नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि मुझ में एनर्जी नहीं होगी, नहीं। हमारे जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है एंड हमारे जो फैट्स के मॉलिक्यूल्स है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो हमने यही बोला कि इफ़ देर इज़ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी, अगर हम स्टारवेशन पे है, दैट इज़ फास्टिंग पे है, या उपवास है, या हंगर स्ट्राइक पे है, तो हमारा जो बॉडी है वो कार्ब्स तो नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे बॉडी को कार्ब्स नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ना ही ग्लाइकोलिसिस होगा, ना ही क्रेब्स होगा, ना ही ईटीएस होगा। इसका मतलब क्या कि हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारे सारे बॉडी के सेल्स काम करना बंद कर देंगे क्या, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे अगर हमने खाना छोड़ दिया? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर क्या होता है, जब भी हम स्टारवेशन पे जाते हैं और हमारे बॉडी को अगर इनफ अमाउंट ऑफ कार्ब्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर हमारे जो लिपिड्स है एंड प्रोटीन्स है वो आते हैं फ्रंट फुट पे एंड वो बोलते हैं अगर कार्ब्स नहीं है तो कुछ नहीं हुआ, हम जो है ना लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, हम तुम्हारे साथ है, हम हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की एब्सेंस में। तो फिर जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है ये लोग यूज़ होते हैं फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर तीनों प्रेजेंट है, कार्ब्स भी है, प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, तो हमारी बॉडी जो है ना वो सबसे पहले कार्ब्स को यूज़ करती है, ठीक है। कार्ब्स नहीं है तो प्रोटीन्स को यूज़ करेगी एंड प्रोटीन्स नहीं है तो लास्ट में फैट्स यूज़ करेगी, ठीक है। तो सबसे प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देती है बॉडी हमारी? कार्ब्स को, फिर प्रोटीन्स को एंड फिर फैट्स को। क्लियर है? ठीक है। तो हमने यही बोला कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस में जाता है, फिर क्रेब्स में, फिर ईटीएस में। लेकिन हंगर स्ट्राइक के वजह से या उपवास के वजह से अगर हमारे बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ कार्ब्स नहीं पहुंच रहे हैं, ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है, तो ये सब नहीं होगा और उस केस में हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स आएंगे हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। अब देखो प्रोटीन्स जो है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? अमाइनो एसिड्स में। एंड जो हमारा फैट्स है उसका ब्रेक डाउन किस में होता है? फैटी एसिड्स में। ये लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन्स किस में ब्रेक डाउन करता है? अमाइनो एसिड्स में। फैट्स किस में ब्रेक डाउन करता है? फैटी एसिड्स में। अब ये जो अमाइनो एसिड्स के हैं मॉलिक्यूल्स एंड ये जो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स है, ये लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होके क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे एंड वहाँ से हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से जाके हमें जो है वो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड्स बने हैं एंड ये जो हमारे फैटी एसिड्स बने हैं, ये लोग किधर एंटर करेंगे? दे विल एंटर इनटू द
क्रेब्स साइकिल, जहाँ पे ये पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे। किस में कन्वर्ट होंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे। और फिर एक बार एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गए तो फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकते हैं। फिर उस केस में ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली ये लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड क्रेब्स साइकिल ऑपरेट हो जाएगा और उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ से NADH2 और FADH2 जो मिलेगा वो ATS में जाके ATP में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एक बार वो ATP में कन्वर्ट हो गया फिर उससे हमें हमारे बॉडी को एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि फास्टिंग और हंगर के टाइम पे हमारे जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है वो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। लिपिड्स के केस में क्या होता है कि ये लोग फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं एंड प्रोटीन्स के केस में क्या होता है ये लोग अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स है और ये जो अमाइनो एसिड्स है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है इसके फॉर्म में। एंड ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में ए है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब क्रेब्स साइकिल में जाएगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, और उसके थ्रू हमें एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होगी। आई होप ईच एंड एवरी वर्ड जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है वो डिपिक्ट करते हैं कि कैसे, देखो कार्ब्स के बारे में तो हमें पता ही है, लेकिन कैसे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स भी हमारा जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये जो डायग्राम्स है दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको देख के जाना है, बिल्कुल भी आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सबसे पहले हमारे पास 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, लिपिड्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। जो हमारा कार्ब्स है वो किस में कन्वर्ट होगा, हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, है ना। ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और ये जो ग्लूकोज है वो हमारे ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, जहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल गिव मी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मुझे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलेंगे। ये जो पायरुविक एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल है इट विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होगा, ETS रिएक्शन होगी एंड उससे मुझे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, है ना। ये हमारा जो नॉर्मल पाथवे होता है जब हम कार्ब्स कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर हमारे बॉडी में कार्ब्स नहीं है तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा लिपिड्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स। एंड हमारा जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो फैटी एसिड्स है और ये जो अमीनो एसिड्स है ये दोनों किस में एंटर करेंगे, हमारे क्रेब्स साइकिल में एंटर करेंगे। लेकिन क्रेब्स साइकिल में एंटर करने से पहले इनको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना पड़ेगा। एक बार ये अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गए फिर ये लोग क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकते हैं, फिर ETS एंड फिर हमें इससे एनर्जी जो है वो मिल जाएगी। सो दिस इज़ इन केस ऑफ योर एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, कि सबसे पहले प्रेफरेंस कार्ब्स को देते हैं, कार्ब्स नहीं हुए तो प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स भी नहीं हुए तो थर्ड नंबर पे क्या आता है, हमारा लिपिड्स आता है। तो सबसे पहले वी हैव कार्ब्स, देन वी हैव प्रोटीन्स एंड देन वी हैव लिपिड्स। ठीक है, लेकिन अगर एरोबिक नहीं है ऑर्गेनिज्म, अगर एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो उसके केस में क्या होगा। तो सबसे पहले एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या फ्लो चार्ट है वो हम देखते हैं। अगर मेरे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो वो ग्लाइकोलिसिस करेगा, है ना। ग्लूकोज विल एंटर इनटू योर पाथवे विच इज़ योर ग्लाइकोलिसिस, जिससे मुझे मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, करेक्ट। अभी ये जो पायरुविक एसिड है ये करेगा फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन से क्योंकि हमें पता है कि एनाएरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स है उनके पास ऑक्सीजन नहीं होता, जिसके वजह से वो लोग क्रेब्स साइकिल एंड ETS रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, बस ग्लाइकोलिसिस ही होता है, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस इज़ अ यूनिवर्सल पाथवे, है ना, जो सारे ही ऑर्गेनिजम्स में होता है।
लेकिन हमारे जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है उनमें ये जो क्रेब्स साइकिल वाला पार्ट है एंड ईटीएस वाला पार्ट है, ये दोनों ही नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारा फर्मेंटेशन प्रोसीजर होगा, जिसके वजह से मुझे डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वही हमारा जो पायरुविक एसिड है, अब दो टाइप के फर्मेंटेशन होता है, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये वाला भी टॉपिक जो है मैंने आपको कल के जो लास्ट फर्स्ट लेक्चर था ना हमारा, उस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि दो टाइप के फर्मेंटेशंस होते हैं जो हमारे एनाएरोबिक ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, विच इज़ योर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से मुझे क्या मिलता है, ईस्ट मिलता है, एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है वो हमारे मसल सेल्स। बेसिकली अगर आप जिम में जाते हो और अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हो, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके बॉडी के जो मसल के जो सेल्स होते हैं ना, उनको इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। आप जब भी जिम में जाते हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो, आज तो बोलते हैं आज 1 जनवरी है, आज तो मैं पूरा रेजोल्यूशन बना है मैंने पूरे साल का कि 10-15 किलो तो घटा के रहूँगा। तो तुम गए जिम में, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की। अब हुआ क्या कि तुम्हारे जो मसल सेल्स हैं उनको इतना काम करने की वजह से उनमें फटीगनेस आ गई। मतलब कि हमारे जो मसल सेल्स हैं उनको इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला ही नहीं, क्योंकि तुम जिम में एक्सरसाइज करते जा रहे थे, जिसके वजह से तुम्हारे मसल सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला। अब जब तुम्हारे मसल सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करेंगे, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में वो लोग फर्मेंटेशन करने के बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शो करता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से तुम्हारे जो मसल सेल्स है उसमें लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके वजह से जिम करने के बाद तुम्हें बॉडी पेन होता है ना, मसल्स पेन होता है, वो है हमारे लैक्टिक एसिड के वजह से, उसके अक्यूमुलेशन के वजह से हमारा जो बॉडी है ना वो पेन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी को तभी इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था, और उसके वजह से हमारा जो बॉडी है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहा था। ठीक है, समझा ये कॉन्सेप्ट? ओके, तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि क्या बोला है कि सम ऑर्गेनिजम्स जो है दे कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑक्सीजन में नहीं रह सकते। जैसे कि एग्जांपल है बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया। नाउ सच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे हैव टू परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। अब बैक्टीरिया है, भले चुटकू सा है, लेकिन उसमें भी तो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं ना, उनको भी तो रिप्रोडक्शन करना है, एक्सक्रीशन करना है, तो ये सारे प्रोसेस करने के लिए उनको तो एनर्जी तो चाहिए होगी। तो वो एनर्जी इनको कौन देगा? ग्लाइकोलिसिस देगा, क्योंकि एक क्रेब्स एंड ईटीएस तो कर नहीं सकते। सो ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन दे आर द 2 स्टेप्स ऑफ योर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो कौन सा स्टेप? एक है हमारा ग्लाइकोलिसिस एंड एक है हमारा फर्मेंटेशन, जो हमारे 2 स्टेप्स है किसके? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के। Glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. Obviously, अगर मैं एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करूं तो दोनों में से हमारा जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से ही मिलता है, क्रेब्स साइकिल वगैरह तो होता नहीं है, तो यहाँ पे एनर्जी नहीं मिलता। सो द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी विच यू हैव योर इज़ योर ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन, जिसके वजह से यू हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ ऑब्टेन। Pyruvic acid which is produced through this glycolysis is converted into other organic acids or alcohol with the help of some enzymes in this process, जिसको हम fermentation बोलते हैं। मतलब यही यहाँ पे कि हमारा जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है एंड हमारा जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये थ्रू कोई एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स होते हैं और यहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिसके वजह से हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, कुछ हायर प्लांट्स में और एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो परफॉर्म एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ़ देर इज़ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल। तो यही मैंने जो मसल सेल्स के एग्जाम्पल दिए थे हमारे बॉडी के, कि जब हमारे बॉडी में
मसल सेल्स देखो जनरली जो होते हैं ना वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, लेकिन अगर हमारे बॉडी में हमारे मसल सेल्स को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी शो करेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा है कि कुछ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे कंडीशंस बन जाए, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए जिसके वजह से एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का डिप्लीशन है, तो फिर वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे सीड्स होते हैं प्लांट्स के, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं इफ़ सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर हमारे जो सीड्स है वो सॉइल के अंदर सबमर्ज्ड है तो उनको ऑक्सीजन नहीं आ रहा है इतना अमाउंट, है ना, इसकी वजह से वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली दूसरा के एग्जाम्पल दिया है कि हमारे जो मसल सेल्स है वो भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइज के टाइम पे, जिसके वजह से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है एंड लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके वजह से हम टाइडी फील करते हैं। ठीक है, ये वाला तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पता है, और हमें ये भी पता है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, हमारा यूनिवर्सल साइकिल है जो दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन में होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर चाहे वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो। ठीक है, अब वही जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि ये कौन शो करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया। 2 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। कौन से 2 स्टेप्स हैं? एक है ग्लाइकोलिसिस एंड एक है फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जब हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस, जिससे एनर्जी तो ऑब्टेन होती है लेकिन बहुत कम एनर्जी जो है वो बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे जो है ना वो हमें एनर्जी ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो एनर्जी हमें ऑब्टेन होता है वो बहुत ज़्यादा ही कम अमाउंट में ऑब्टेन होता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से, जिसके वजह से हमने क्या बोला कि ग्लाइकोलिसिस में हमें कम एनर्जी मिलता है, जिससे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलता है। अब सिंस ये हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना, ऑक्सीजन नहीं होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर क्या होगा यहाँ पे कि हमारा जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है वो एक करेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा करेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और यहाँ पे दोनों ही केस में एंजाइम्स का यूज़ करेंगे हम, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए भी एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए भी। तो लैक्टिक एसिड जो हमारा 3 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होता है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ योर लैक्टिक एसिड जो 3 कार्बन का होता है। लेकिन जब भी हम अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं, तो हमारा जो पायरुविक एसिड होता है ना वो 3 कार्बन का होता है, और हमारा अल्कोहल C2H5OH यहाँ पे ये 2 कार्बन का होता है। तो यहाँ पे 1 कार्बन का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। ठीक है, लॉस हो जाता है 1 कार्बन का, जिसके फॉर्म में वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या हो जाता है? रिलीज़ हो जाता है। तो हमने यहाँ पे यही बोला कि 1 कार्बन का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। तो वी हैव 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एंजाइम्स की वजह से फर्मेंटेशन होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। सो वी हैव लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड वी हैव अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड से हमें 3 कार्बन के लैक्टिक एसिड मिलते हैं। सिमिलरली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, ये जो होता है वो 2 कार्बन का होता है। तो 1 कार्बन का क्या हो गया? यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही बोला कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन योर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि सिर्फ ग्लाइकोलिसिस से ही तुम्हें एनर्जी मिलती है जो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है,
सो दिस इज़ हाउ हमने आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए एंड दैट्स इट फॉर टुडे। तो सबसे पहले हमने रिकैप लिया क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, क्या होता है क्रेब्स साइकिल, किधर परफॉर्म होते हैं एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये भी डिस्कस किया कि ईटीएस रिएक्शन क्या होता है, एटीपी का मॉलिक्यूल क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। अगर हमारे बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ कार्ब्स नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, अमाइनो एसिड्स बनाएगी एंड फैटी एसिड्स बनाएगी एंड उससे कैसे एनर्जी हमें मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम आगे जो हमारा टेक्स्ट बुक का पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे। प्रोटीन्स जो है उससे हम स्टार्ट होंगे कि क्या डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, क्या वाइटामिन्स होते हैं, क्या मिनरल्स होते हैं, ये सब जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।